गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन फेसबुक पेज में एनिवर्सरी स्पेशल। जैसे हमने पिछले बार भी कहा था आपसे कि जो है 1 साल होने आया हमारे पेज को, एंड वी आर वी आर नियरिंग 50 प्लस इंटरव्यूज ऑफ ऑल रनर्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो फ्यू रनर्स फ्रॉम अब्रॉड। आज के जो रनर है उनके बारे में अगर मैं कहना चाहता हूँ कि जब शुरू किया उन्होंने रनिंग, तो एक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने के लिए रनिंग शुरू किया था, और उनका जो सपना जो है इतने ट्रेनिंग के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। 3 टाइम्स एशियन गेम्स में वो गए हैं, 3 टाइम्स 3 मेडल्स जीत चुके हैं। 1998 एंड 2002 में ओलंपिक्स में भाग लिए, सिडनी ओलंपिक्स में वो जो है मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो है फर्स्ट पर्सन आउट देयर आफ्टर 38 इयर्स उनका रिकॉर्ड तोड़ा। 2 बार तोड़े उन्होंने उनका रिकॉर्ड, और 400 मीटर्स के रनर है, अर्जुन अवार्ड विनर है, और इंटरनेशनल अवार्ड इंटरनेशनल मीट्स में उन्होंने अराउंड 24 मेडल्स जीते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि आज के जो हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है परमजीत सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बस ठीक हो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया। दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम तो गर्मी है दिल्ली में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अभी गर्मी और सर्दी का नहीं पता चल रहा। फिलहाल जो कोरोना के बीच में सबका ध्यान जो है कोरोना की तरफ है, अब गर्मी क्या है और सर्दी क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो सब लोग जो है उससे बचने के लिए। और दिल्ली में है तो फिर लॉकडाउन भी है अभी? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, और सब लोग अब अपने अपने घर तो पे ही रह रहे हैं, और हम लोग तो फोर्स के मेंबर हैं तो हम लोग ड्यूटी भी करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया कि आप लोग जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए आप एक हॉस्पिटल कैंप के अंदर खोल रहे हैं, अराउंड 200 बेड। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आई एम श्योर कि बहुत लोगों की जान बच जाएंगी उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वॉलंटियर हैं हमारे पास, जैसे कि स्पोर्ट्समैन भी हैं, और जो यहाँ पे जिस ग्रुप सेंटर के अंदर हम अटैच है, यहाँ पे जीसी जड़ौदा कला के अंदर, यहाँ पे वो तैयार हो रहा है। मोस्टली 10-15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा शायद। ओके, आप जो है अनबीटन रहे 12 इयर्स के लिए, इसका राज क्या है? नेशनल चैंपियन 12 इयर्स। इसका राज यही कह सकता हूँ कि मैं जब 400 मीटर शुरू करी थी तो, और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करनी है, कभी भी रेस्ट नहीं करनी। और अगर मैं घर पे भी गया, छुट्टी पे भी चला गया, तो वहां जाके भी मैं ट्रेनिंग करनी है। अगर मैं एक बार नेशनल चैंपियन बन गया तो जब तक मैं करूंगा और तब तक मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरी डाइट है वो सब चीजें मैं उसको फॉलो करते हुए कि मुझे ऐसे लगता था कि जिस दिन मैं हार गया और फिर कोई मेरे को बीट कर गया तो शायद उस दिन उसका होगा। तो ये चीज मैं सोच के चलता था कि मैं जब तक रनिंग करूंगा तो मैं फर्स्ट ही आऊंगा। तो ये अच्छा, सारी चीजें मेरे मन में रहती थी। ओके। तो आपका जो बचपन है फ्रॉम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा गांव है नैनोवाल जतन। ये काफी चर्चित में नहीं है ये गांव। जरा बताइए आपकी आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज एंड आपके गांव के बारे में। हाँ जी, हमारा होशियारपुर से, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा गांव। और मैंने 10th तक हमारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल वहीं पे ही करी है मैंने। हाई स्कूल था 10th तक, तो अपने गांव में ही करी मैंने, पढ़ाई करी है 10th तक। और वहाँ पे हमारे गांव में कोई इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं था पहले, तो हम लोग वहाँ पे हमारे स्कूल में, स्कूल लेवल पे अपना खो खो खेल ली, कबड्डी खेल ली, वॉलीबॉल खेल लिया, ये सब चीजें करते थे। मतलब ऑलराउंडर था, कुछ भी जिस गेम में भी डाल देते थे हमारे टीचर उस टाइम, तो वो कर लेते थे, ऐसे टारगेट कुछ नहीं था। तो हमारे गांव में मेरा फादर जो है वो वॉलीबॉल प्लेयर था, कबड्डी प्लेयर था उस टाइम, छोटे मोटे। उसके बाद वो भी एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया था, एयरफोर्स में थे फादर। तो बस यही है कि गांव में जितने भी स्ट्रीट थे, जहाँ मेरे गांव के, जहाँ आसपास गांव के, हम इकट्ठे होके चले जाते थे वहाँ पे अपने शाम के टाइम स्कूल में। वहाँ पे जो हमारी ग्राउंड थी वहाँ पे फिर हम रेस करते थे। तो रेस में मैं वहाँ पे भी फर्स्ट आता था, कभी लॉन्ग जंप करना,
कभी कबड्डी खेलनी, मतलब ये सब चीजें हैं। ऐसा कुछ टारगेट नहीं था कि मतलब सब करते थे वहां पे। तो ऐसे को धीरे धीरे करते 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 जैसे 10th हो गई तो उसमें ये पता चला कि जब मैं स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, तो फिर स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। ओके, बहुत बढ़िया। उस स्पोर्ट्स हॉस्टल के बारे में बताइए, कहाँ पे, कौन सा हॉस्टल है? 10th क्लियर करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे टांडा उडमुड है, वो होशियारपुर का ही एक छोटा सा, होशियारपुर में डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, और वहाँ पे 10+2 करी वहाँ पे मैंने। और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स हॉस्टल था। तो वहाँ पे उस टाइम 86 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साई की एक स्कीम चली थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। उसमें मेरा जो छोटा ब्रदर है वो 100 मीटर में फर्स्ट आया था। उसकी एज उस टाइम 10 साल थी। तो अच्छा, जब वो फर्स्ट आया तो उसको ऑप्शन थे कि वहाँ पे एक राई में था स्कूल, एक था पूना में था, तो एक वहाँ पे था। तो हमने सोचा कि ये तो हमारे घर के पास है, 40 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, तो ये ऑप्शन सही रहेगा बच्चे के लिए। तो मैं उसको एडमिशन करवाने गया था वहाँ पे, छोटे ब्रदर को। तो जब गया तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी में वहाँ पे जो विंग थे, स्पोर्ट्स विंग था, वहाँ पे एक ट्रिपल जंप की वैकेंसी खाली थी। तो उनके भी ट्रायल चल रहे थे वहाँ पे। तो छोटा ब्रदर को तो एडमिशन हो गया, और वहाँ पे मैंने भी ट्रायल दे दिए। मतलब मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं भी वहाँ पे जाऊंगा। तो अच्छा, वहाँ पे एक वैकेंसी, हाँ एक वैकेंसी थी, तो मैं ट्रिपल जंप के ट्रायल दे दिए। और बिना शूज के नंगे पैर ही मारते थे उस टाइम, स्पाइक्स वगैरह नहीं थे। तो ये मैं 89 की बात कर रहा हूँ। तो ओके, उस टाइम फिर उसमें मैंने 11.55 समथिंग जंप मारा था। तो उसमें एक वैकेंसी थी, और एक लड़का पहले था उसमें, और मेरी वहां पे सिलेक्शन हो गई थी। तो हमने फिर वहां पे इस बेस पे हमारी सिलेक्शन हुई वहां पे। अच्छा। ट्रिपल जंप काफी टेक्निकल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लॉन्ग जंप मार सकते हो, दैट इज इजी, स्लाइटली मोर इजियर। लेकिन ट्रिपल जंप तो आप किसी से पूछा, या आप जानते थे कैसे ये करना है, या किसी से पूछा उसके बाद आपने किया? नहीं, मैं आपको जैसे बताया कि मैं जब 10th तक अपने स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पे मैं ये समझ लो कि ऑलराउंडर था हर गेम में। मैं खो खो ओके, में भी 7 के 7 मिनट निकालता था, खो खो का कैप्टन था मैं। लेकिन कुछ टारगेट नहीं था। मतलब वहाँ के जो हमारे डीबी मास्टर थे, उन्होंने अ, कोई भी गेम जैसे होती थी कि परमजीत ये भी अच्छा कर लेता है, ये भी अच्छा कर लेता, तो वो कर लेता था मैं। तो वो स्कूल लेवल पे जब जो गेम्स होती है उसमें लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इनमें मैं फर्स्ट आता था। अच्छा, ओके, तो, ठीक है। तो वो तो मैं कर ही लेता था। तो फिर वहां पे जाके जब देखा कि वहां पे और अच्छे खिलाड़ी रहते हैं जो स्पोर्ट्स विंग में होते हैं, तो वहां पे फिर एक वैकेंसी इसमें खाली थी ट्रिपल जंप में। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्रायल देता हूँ वहां पे। तो जब ट्रायल ओके, दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई वहां पे। तो ओके, सिलेक्शन हो गई तो फिर आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो फिर वहां ओके, पे ट्रिपल जंप में क्या होता था कि ट्रिपल जंप में पैर थोड़ा, जैसे आप बोल ही रहे हैं, तो पैर मुड़ जाना, थोड़ा इंजरी आ जानी। तो 1 साल मैंने ट्रिपल जंप करा मैंने। 1 साल ही, 7-8 महीने मैंने करा ट्रिपल जंप। तो फिर वहां जाके स्पाइक्स भी लिए। तो ट्रिपल जंप 13 मीटर के आसपास मैं ले गया था। तो उसके बाद फिर साई के हरजीत कोच थे, जो कोच साहब थे जो साई के थे। हमारा कोच जो था स्पोर्ट्स हॉस्टल में, वो था गुरबचन सिंह कांगो, जिनके अंडर में ट्रिपल जंप करता था। तो ये साई के जो कोच थे हरजीत सिंह, ये देखते रहते थे कि मेरी रनिंग भी काफी अच्छी है, मैं स्ट्राइड लेंथ अच्छी है, तो ट्रिपल जंप में तो इसकी इंजरी रहती है, शायद ये आगे इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बुला के फिर बोला कि आप 400 के ऊपर ट्राई करें, और जो आप जब स्लाइडिंग करते हो या इनके साथ 1500-800 मीटर वालों के साथ या 400 मीटर वालों के साथ जब आप रनिंग करते हो, तो आप में एंडोरेंस भी है, और आप ये 400 मीटर करोगे तो अच्छा स्कोप है इसमें। अच्छा, तो बहुत उन, बढ़िया। उ, उन, उस दिन से मैंने 400 मीटर शुरू कर दी। तो अच्छा, वहां से शुरू करके फिर मैं स्कूल नेशनल गेम खेलने गया त्रिवेंद्रम में 90s में, सेम सेम ईयर में, उसके अगले साल में। तो ओके, वहां पे फिर मैं पहले पंजाब में तो मैं फर्स्ट आया, पंजाब स्टेट में 51 पॉइंट समथिंग की मैंने रनिंग करी। फिर वहां स्कूल नेशनल में मैंने 50.2 की रनिंग करी। वहां पे मैं सेकंड आया वहां पे स्कूल नेशनल गेम में। तो वहां से आने के बाद तकरीबन मैं 17 साल 7-8 महीने का था मैं। तो उसके बाद में मुझे सीआरपीएफ ने ज्वाइनिंग के लिए ऑफर आ गया था उसी टाइमिंग में। तो अच्छा, मैं
मैं यहाँ पे 90 लास्ट 1 अक्टूबर में मैं यहाँ सीआरपीएफ ज्वाइन कर गया था। फिर बाकी पे सीआरपी में आने के बाद का सफर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है कि ट्रिपल जब आपने शुरू किया एंड यू डिड एक्सट्रीमली वेल, उसके बाद जो है हरजीत सिंह सर आपको मिले और जो है आप उनके कहने के बाद ऑलमोस्ट सेकेंड डे आपने शुरू कर दिया अपना ट्रेनिंग फॉर 400 मीटर्स। क्या आप क्रॉस कंट्री आपने शुरू किया आपने? नहीं, उसके बाद जैसे उसमें क्रॉस कंट्री होती है, वहाँ सैंड रनिंग थी, वहाँ पे एक नदी है पास में, तो वो चीजें सारी फिर उसमें होती है, जैसे 400 मीटर वाले करते हैं, तो उनका शेड्यूल स्टार्ट हो गया और फिर जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे करते गए हम। तो अच्छा। उसको फिर 400 को आगे लाने के लिए फिर उसका सैंड रनिंग प्लस क्रॉस कंट्री जो होती थी हमारी 5-6 किलोमीटर सैटरडे को होती थी लास्ट वीकेंड पे, तो वो बाकी जो और वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग, जो भी 400 की ट्रेनिंग है, तो मैंने तकरीबन 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद मैं पंजाब में मतलब स्कूल में चैंपियन हो गया था मैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर 400 मीटर जो है, 400 मीटर में एक ये स्कोप है कि भाई आप रिले में 4-5 बंदे जो है भी इंडिया खेल जाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी जहन में, दिमाग में थी कि मैं जब कर सकता हूँ। तो फिर जब जहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मैंने आके फिर 1 साल तो फिर यहाँ पे ट्रेनिंग में लगता है, तो दूसरे साल में मैं यहाँ पे आके 48-2 की रनिंग करी। तो 48-2 की रनिंग करने के बाद मैं ऑल इंडिया पुल्स गेम में फर्स्ट आया और 200 में 21.7 की लगा के फर्स्ट आया मैं। दो गोल्ड मेडल आए मेरे, और 2 गोल्ड मेडल बेस्ट सीट हुआ मैं वहां पे। और उसके बाद मुझे प्रमोशन मिली हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद मुझे आपने सीआरपीएफ ज्वाइन किया काफी छोटे उम्र में, अराउंड 18 इयर्स यू वर देयर। हाँ, 18 से नीचे ही था मैं, 1 आधा महीना। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़े लोग आपको हेलो कह रहे हैं। सुनीता रानी जी जो आपकी बातें सुन रही है, शी इज एशियन चैंपियन एंड आल्सो ओलंपियन, वो आपकी बातें सुन रही है एंड शी सेइंग कि बहुत हार्ड वर्कर हो आप। और एक हमारे मित्र है बॉम्बे से जो है काफी लेजेंडरी रनर, उनका नाम है साइमन डिसोजा, जो रेलवेज के हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ आप काफी इंस्पायरिंग हो और आप माने जाते हो कि हाँ रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। गुरुमूर्ति नायक बॉम्बे से आपको हेलो कह रहे हैं। और जो है साइमन डिसोजा कह रहे कि जो आपके कोच थे वो उनके भी कोच रहे हैं, तो वो ये सब सारे लोग आपको हेलो कह रहे हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहते तो कह दीजिए। हेलो ब्रदर, आप सब लोगों को मुझे देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपके जो कमेंट्स हैं। बहुत दिन के बाद कोई मेरे लिए कमेंट्स कर रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिस्टर भी बोल देना प्लीज, बिकॉज सुनीता रानी भी सुन रही है। हेलो सुनीता सिस्टर। हाय। तो गुरुमूर्ति नायक बॉम्बे में जो काफी नोट्स वगैरह रखते हैं रनर्स के बारे में, उन्होंने पूछा कि आपका ट्रेनिंग कैंप अमित खन्ना के साथ कैसा था? अमित खन्ना हमारे साथ स्टार्टिंग में ही, जैसे हम कैंप ज्वाइन किया था 91 की बात कर रहा हूँ मैं, 91 से लेके तकरीबन अमित खन्ना भी 7-8 साल हम लोग एक साथ रहे हैं। और बेंगलोर में उस टाइम स्प्रिंटर का कैंप बेंगलोर में लगता था और काफी एंजॉय किया हमने। अमित खन्ना भी एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, और अमित खन्ना और विक्रम था उस टाइम दिल्ली का हमारे साथ। तो अमित खन्ना का मैं ये कहना चाहूंगा कि अमित खन्ना ऐसा इंसान है, वो ट्रेनिंग तो करता ही करता है, उसके साथ सबका फ्रेंडली बहुत अच्छा है और सबको बड़ा हंसाता है और जोक बड़ा मारता है, और वो बहुत बढ़िया नाइस बंदा है। ओके, थोड़े लोग महाराष्ट्र से प्रमोद सतपुते जो है आपको हेलो कह रहे हैं। दीपेन रसेली वो भी है, वो आपको हेलो कह रहे हैं। मेरे ख्याल दीपेन बैंगलोर से हैं। तो आप मुझे अपना जो पहला जो सीनियर मेडल के बारे में बताइए, जहां पे आप फर्स्ट नेशनल मीट में जब आप मेडल लेके आए, उस रन के बारे में बताइए। कैसा था रन और क्या क्या आपने सीखा उस रन से? फर्स्ट जैसे मैंने गया, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन किया, और नेशनल कैंप में जब ज्वाइन किया तो मैं 48.2 की रनिंग करी थी, और मेरे से उसमें बैटर कम से कम 8 रनर थे वहां पे जो 47 समथिंग के थे, और मैं 10वां रनर था वहां पे कैंप्स के अंदर। और जो मुझे लिया गया था तो ऑल इंडिया पुल्स गेम के बेस पे ही लिया था, ना कि नेशनल के बेस पे। वो
उस टाइम उन्होंने देखा कि रनिंग मेरी अच्छी है, हाइट अच्छी है लड़के की, अच्छा कर सकता है मतलब। तो ये सब चीजें फेडरेशन ने देख के मुझे वहां पे कैंप में ले लिया था। तो उसी साल में 94 में एशियन गेम थी। तो जब मैं वहां पे गया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार तुम तो 10th रनर है और तुम्हारे आगे और भी 8 बंदे अच्छे हैं, 9 बंदे अच्छे हैं मेरे से। तो अगर रिले में भी जाते हैं, अगर एशियन गेम खेलते हैं तो 4 बंदे जाएंगे या 5 जाएंगे। तो मुझे वो सब दिख रहा था कि अगर मैं 5 बंदों को क्रॉस, 6 बंदों को क्रॉस करके अगर मैं पहले 3-4 में आता हूँ तो मैं एशियन गेम खेल सकता हूँ। तो एक तो मेरा ये था जनून कि मैं जो है, और टाइम था बीच में 6 महीने का। तो मैं बहुत मेहनत करी वहां पे, मतलब एक एक्स्ट्रा टाइम भी ट्रेनिंग करता रहता था वहां पे। जैसे कोच की ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद जो जॉगिंग है, स्ट्रेचिंग है या स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है, मैं तो उसके बाद 2 डोमेस्टिक मीट वहाँ पे हुई बेंगलोर में। तो उसमें मैंने पहली डोमेस्टिक मीट में मैं 6th प्लेस आ गई। और उसके बाद जैसे कि बड़ी खुशी हुई और मैंने रनिंग करी वहां पे 47.8 की। और जो दूसरी डोमेस्टिक मीट थी मांडिया में, उसमें मैं 3rd आ गया, 3rd प्लेस। तो मतलब एक ऐसा लगा यार कि एक एशियन गेम में अगर रिले टीम जाती है तो मैं उसमें घुस गया हूँ। ठीक है। तो फाइनली जो ओपन नेशनल हुई वहां पे, ओपन नेशनल, तो वहां पे मैंने इंडिविजुअल क्वालिफाई भी करा, 47.1 की रनिंग करी मैंने वहां पे। तो वो ओके। बहुत साल के बाद शायद कोई रनर, उससे पहले अर्जुन दवैया था जिन्होंने 47.34 कोई इस टाइप की रनिंग करी थी। तो बहुत साल के बाद कोई बंदा आया वहां पे, तो 47.1 की मैंने रनिंग करी तो बहुत खुशी हुई थी। नेशनल चैंपियन भी हुआ वहां पे मैं। तो फिर वो दिन से लेके फिर मैं कंटिन्यू, तकरीबन वही आपको बताया कि 12 साल पे मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो परफॉर्मेंस अच्छा। चलती गई। और उसी बेस पे फिर वो 94 वाली एशियन गेम में भी हम गए थे खेलने के लिए। ओके। तो कुलवंत सिंह जी, जो माधुरी सिंह जी का कोच है, वो आपको हेलो कह रहे हैं कनाडा से। और वो आपके साथ काफी ट्रेनिंग कैंप्स पे थे और सीआरपीएफ में भी थे। तो वो आपको स्पेशल हेलो कह रहे हैं। और दीपेन रसेली जो है दार्जिलिंग से, वो आपको हेलो कह रहे हैं। तो आप कुलवंत सिंह जी से आप काफी बार मिले हो? कुलवंत सर को मैं पाजी भी कहता हूँ, उनको मैं गुरुजी भी कहता हूँ और प्रणाम करता हूँ। वहां से देख रहे हैं मेरे को। बहुत बहुत ओके। साल एक साथ भी रहे हैं। और वो हमारे साथ ऑल इंडिया पुलिस गेम में भी और सीआईएसएफ में थे और इंडिया टीम के साथ भी रहे हैं। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थी उनकी, उनके एथलीट बहुत अच्छे रहे हैं। और बहुत ही नाइस, बहुत अच्छे नेचर के इंसान है। मतलब हजारों में कोई एक इंसान ऐसे मिलता है, ये कहूंगा मैं उनके बारे में। अच्छा। तो मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ा हूं जहां पे आपने कहा था कि ये 400 मीटर्स जो है काफी टेक्निकल रनिंग माना जाता है। इसमें टेक्निकलिटीज क्या क्या है, जरा आप दर्शकों को बताइए कि क्या क्या उनको व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट कि जब आप 400 मीटर्स भागते हो। 400 मीटर का मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप ऑल आउट अगर रनिंग कर रहे हो तो आप लास्ट में मार खाते हो। अगर आप पहली 200 मीटर स्लो कर रहे हो तो आप लास्ट में मार खाते हो। अगर आप पहली 300 मीटर फास्ट ले जाते हो तो भी लास्ट में मार खाते हो। तो वो एक ऐसी रेस है जिसको हमने थ्रू प्रॉपर चैनल एक पेस के ऊपर लेके चलना है, जिसमें आप सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, ये ऐसी रनिंग है जिसको आपने एक पेस पे लेके चलना है कि जो स्टार्ट रनिंग करती है और लास्ट में फिनिश भी उसी तकरीबन उसी पेस पे होनी चाहिए। तो अब आपका टाइमिंग अच्छा आएगा। तो ये एक ऐसी रेस है, मैं ये समझता हूँ कि जो समझ ही नहीं आई आज तक। कितनी रेसें लगाई हैं, हर रेस में ऐसे लगता था कि मैं अभी यहाँ से बेटर कर सकता हूँ, यहाँ से बेटर कर सकता हूँ, और यहाँ से फास्ट करके 200 मीटर तक इतने ले जाके इतना कर सकता हूँ, वहां से ऐसे कर सकता हूँ। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रेस एक ऐसी है कि आप शुरू में फास्ट कर दोगे तब लास्ट में मार खा रहे हो, शुरू में स्लो कर दोगे तब लास्ट में मार खा रहे हो। तो बड़ी टेक्निकल रेस है। जितनी आप दौड़ोगे इसको, जितनी रेसेस दौड़ोगे उतना आपको समझ आएगी इस रेस के बारे में। अच्छा, ठीक है। कोई खास जो पॉइंट्स जो लोगों को, यंगस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो 400 मीटर्स भाग रहे हैं? अभी आज के टाइम पे तो हमारे जो नए लड़के हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोकिया है, एनएस है,
मनोज जैकोबा जो अभी फेडरेशन कप में अच्छी रेस लगाई है, और 3-4 बंदे और हैं जो अंडर 46 भाग रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सारे बंदे एक साथ कैंपस के अंदर एक साथ ट्रेनिंग करने से, अगर ये अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इतनी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। और जो 400 जो है एक ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग करें। और मेरी टाइम क्या था, मेरी टाइम मैं अकेला था जो 48 का बैरियर तोड़ने वाला, फिर उसके बाद 46 का, 47 का, फिर 46 का, फिर 45। तो मेरे साथ कोई मैच नहीं कर रहा था। जब मेरे साथ बंदे आए तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी किया। तो कई साल तक मैं अकेला था। ओके, तो आप जरा अपने साथ ये अपना सॉरी बताइए, ये अपना बेस्ट दे सकते हैं ये आपस में कंपटीशन करने में। दूसरा, इनको आजकल जो है काफी बाहर भी जाने का मौका मिलता है, जितने कंपटीशन लड़ेंगे। अब क्या है कि एक परफॉर्मेंस एक टाइम पे एक जगह पे आके रुक जाती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन की बहुत जरूरत है। कंपटीशन जितने कंपटीशन लड़ेंगे तो वो 45 भी ब्रेक कर पाएंगे। अच्छा, तो आपके आपके जो साथियां जो है, जो साथी जो लोग हैं, उनके बारे में बताइए। जटाशंकर जी और थोड़े आपके ग्रुप थे जो 3-4 लोग जो जिन्होंने आपको कंपटीशन अच्छा दिया और हेल्प किया आपको नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए। बिल्कुल, मैं उनको भी हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जटाशंकर जी तो थे ही। जटाशंकर बहुत अच्छे रनर थे, और इनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि 300 मीटर बहुत फास्ट लगाते, उसके बाद फिर 100 मीटर 50 मीटर खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने सबकी रेसें अच्छी लगाई। खुद की भी रेस इन्होंने 46.3 समथिंग में दौड़े हैं, बेस्ट जो दौड़े हैं। लेकिन ये अच्छे पेसर थे, 300 मीटर तक बड़ा खींच के लेके जाते थे, जो दूसरे बंदों को मौका मिल जाता था अपना टाइमिंग अच्छा करने का। तो दूसरा, फिर उनके बाद जो है रामाचंद्रन आए, रामाचंद्रन है, लीजो डेविड है, मनोज लाल था एक, मनोज लाल बाद में आया। लेकिन वो भी जब ये लोग मेरे साथ कंपटीशन करने लगे तो तब जाके नेशनल रिकॉर्ड हुआ। जब मुझे पता चला यार, थोड़ा टेंशन भी हुई। टेंशन होनी बड़ी जरूरी है इसके अंदर, कि आपके सब जब तक आपके ऊपर नहीं कोई आएगा बंदा, आपके बराबर तक रनिंग करने वाला नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। एक लास्ट हद तक मैं पहुंच गया था। मेरा रनिंग जो थी कई साल तक 46 1 2 3 1 2 3 यही रनिंग चलती रही। तो 46 को ब्रेक करने के लिए जब ये बंदे आसपास वहां पहुंचे हैं तो फिर मेरा 46 ब्रेक हुआ टाइम। तो ये सब लोगों का बहुत श्रेय है उसमें, वो टाइमिंग चला रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ एशियन गेम भी खेले सारे। फिर उसके बाद भूपिंदर सिंह भी आए, सतवीर आर्मी से, वो भी उन्होंने भी रनिंग 46 अंडर 46 रनिंग करी है बाद में। बहुत बढ़िया। या आई एम श्योर कि एक टीम होनी चाहिए विच अलाउज यू टू, मतलब आपको भगाते हैं और आपको और इंस्पिरेशन देते हैं कि और तेज भागने के लिए। तो मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि एक अगर सभी लोग अगर अच्छे भागने वाले एक साथ रहें तो एक ग्रुप हो जाता है, एक 15-20 रनर्स का, तो फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें इतने बंदों का एक ग्रुप होता है, और वो हम लोग क्या करते थे, हमारा 400 का ग्रुप बहुत अच्छा था। हरवंश सिंह कोच थे वहां पे, उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो उनके अंडर ट्रेनिंग करते थे, बहुत ही कूल कोच थे वो। तो उनके साथ हमने बड़ा मन लगता था, सबका ही बड़ा मन लगता था ट्रेनिंग करने का। तो हम लोग सब लोग, कोई बंदा एक बीमार हो जाता था, सभी 7-8 जो कैंप में होते थे, 10 बंदे होते थे, हम सभी उसके चारपाई में जाके बैठ जाते थे। और किसी की इंजरी होती थी तो मतलब ये नहीं था कि हमारे बीच में कि यार ये बंदा बैठ गया, मेरा नंबर आ जाएगा, नहीं, उसको हम खड़ा कर देते थे एक ही हफ्ते में बंदे को। तो सारे बंदे एक दूसरे के लिए बड़ा अच्छा वो करते थे। तो इसलिए हमारा ग्रुप जो था बहुत अच्छा था, और इसलिए सबकी परफॉर्मेंस उस पर बड़ी अच्छी आई। तो कंबाइंड ग्रुप रहना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। जब आप रेपिटेशन लगाते हो तो जब आप रेपिटेशन लगाते हो तो एक बंदा रेपिटेशन, मान लो कि हमारे अंदर इतनी कंपटीशन होता था कि जब 300 मीटर लगा रहे हैं तो ना पहले मैं लगाता था, ना रामाचंद्रन, ना जटाशंकर, ना लीजो डेविड। पहले जो लगाएगा फिर उसको देख के उसका टाइमिंग क्या आया और फिर मैं उससे अच्छा लगाऊंगा। तो मतलब हमारे अंदर ये कंपटीशन चलता रहता था, पहले वो लगाए फिर मैं उसको देख के फिर मैं लगाऊंगा उसका टाइम देख के। तो ये रीजन रहते हैं टाइमिंग टूटने के और आगे बढ़ने के। ओके, यहाँ पे हरिंदर पाल सिद्धू जी आपको हेलो कह रहे हैं। कह रहा है कि इट इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच हिम,
काफी, इनफैक्ट आपकी जो रनिंग स्टाइल जो है काफी फ्लूइड एंड काफी स्मूथ। आपका जो है लोग परमजीत के बारे में बोलने लगे जब हिरोशिमा ट्रायल्स में, एशियन गेम्स ट्रायल्स में हाँ जी 47.13 लगा है। तो हाँ जी हाँ जी। तब जाकर पब्लिक सब सारे लोग नोटिस करने लगे, हाँ ये एक धावक है अच्छा, परमजीत सिंह जी। तो कैसा लगा आपको उस कैंप में जाते हुए? आप कौन कौन लोगों से मिले तभी, क्योंकि एशियन गेम्स का कैंप था। वो हमारा, हम कैंप से ही आए थे, हमारा कैंप कंटिन्यू था। और उस टाइम फिर वहां पे बहुत सारे लोग थे उस टाइम, मतलब मेन जैसे हमारे थे, पीटी शाह भी थी वहां पे, और बहादुर प्रसाद जी, ये सारे, शक्ति सिंह जी, ये सब लोग थे वहां पे। तो फिर कोचेस सारे, और जो नखलऊ के वहाँ के प्रिंसिपल थे उस टाइम, उन्होंने भी, सबने मतलब यही बोला कि आप रनिंग अच्छी कर सकते हो। ये बंदा उस टाइम मतलब एक, सबने ये बोला मिलके कि आप मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। तो फिर वहां से मैं मतलब एक मुझे दिमाग में आया कि हाँ यार, मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड जो है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो नहीं टूटा आज तक। तो वो फिर सबकी दुआएं या फिर समझ लो, और मैं आगे बढ़ता गया उस चीज के लिए। फिर मेरे जब मैं वो 47 बन की रनिंग करी, उसके बाद फिर मैं उस रिकॉर्ड का जो टारगेट था वो मैंने सोच लिया था कि मैंने करना ही। ओके, तभी जाकर आप मिले आपके अपने जो चीफ कोच जो है हरबंस सिंह जी, जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हाँ आप तोड़ सकते हो। बताइए कैसा रहा आपका जो फर्स्ट मीटिंग उनके साथ, और आपने जो एक प्लान बनाना शुरू किया वो रिकॉर्ड तोड़ने का, वो क्या क्या था प्लान? हरवंश सिंह जी ने उस टाइम जब उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो, उन्होंने मेरे से भी पहले बगीचा सिंह, उनको भी ट्रेनिंग करा चुके थे ना, वो भी साई के कोच थे। तो उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा कि ये बंदा कर सकता है, तो उन्होंने भी मतलब सब कुछ, अपना फैमिली लाइफ सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे लग गए। कुछ दिन तो, कुछ साल तक तो घर भी नहीं जाते थे कि नहीं, अगर कोई बंदा आया तो ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो फिर मुझे जब सब लोग मेरे ऊपर उम्मीद हो गई, पूरा हिंदुस्तान की सब लोग एक उम्मीद सी हो गई कि ये बंदा कर सकता है, ये बंदा कर सकता है। और फिर मेरी टेंशन बढ़ने लग गई वहां से कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जो हमारा एक ग्रुप था, 400 मीटर का ग्रुप था, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो जो फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी वहां पे, और ट्रेनिंग में आपको मैं बताते हैं, ट्रेनिंग में मैं बहुत मेहनती था। और अब तकरीबन मैं ट्रेनिंग करने के बाद भी सब लोग आ जाते थे, अपने ब्रेकफास्ट भी करते होते थे, तो मैं वहां पे लगा रहता था अपना एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, जो स्ट्रेचिंग थी, जॉगिंग थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा, जिससे मुझे शायद आगे रनिंग करने के लिए बढ़ावा मिला। तो ये सब चीजें थी। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म प्लान था आपके लिए जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हाँ ये आपका ट्रेनिंग प्लान है और ये फॉलो कीजिए, देन यू नो कि कितना टाइम तक कितना आपने टाइम रखा था कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए? उन्होंने जो ट्रेनिंग देते थे हमें, उसके बाद उस टाइम पे रशियन कोच भी आ गए थे वहां पे, है ना। तो रशियन कोचेस ने भी काफी मुझे बोला कि आप, उन्होंने भी जब देखा मेरी रनिंग, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास ट्रेनिंग करो। तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं मेरा एक कोच जो है पक्का हो गया, और इनके पास ही मुझे ट्रेनिंग करनी है। अगर मैं इधर उधर भटकूंगा तो अभी मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा कोई भी चीज। तो मैं उनके पास ही टिका रहा, मैं क्या, ये आप ही ट्रेनिंग कराओगे मुझे। तो उन्होंने अपना जो भी था शेड्यूल हमें देते थे। तो उसके बाद फिर कंपटीशन जितने भी हमें मिले हैं, उस टाइम काफी कंपटीशन मिले हैं। तो कंपटीशन जैसे मिलते गए, तो मैंने 94 से लेके 98 तक मैं 46 1 2 3 की रेसेस लगाता रहा, क्योंकि मुझे मुझे मेरा कंपटीशन जो था मेरे साथ ही था, मेरा कंपटीशन। तो बाकी बंदे जो है वो काफी पीछे रहते थे मेरे। तो जब भी मैं आपको बताया, जैसे कि रामाचंद्रन, लिजो डेविड, जटा शंकर, टाइमिंग्स के बारे में मुझे एक सवाल करना था आपसे, जो है आपका सबसे, आई वुड से, एक मेमोरेबल रेस कहा जाता है वो एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप, जहां पे जापान में, जहां पे आप जो है फर्स्ट टाइम जो है 46 सेकंड का बैरियर तोड़ा था। उस रेस के बारे में बताइए, क्योंकि सभी लोग इंक्लूडिंग पीटी उषा कह रहे थे कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेसेस एवर जो आप भागे। उस रेस के बारे में बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल। उससे जब भी वहां पे क्या था, एक तो मुझे कंपटीशन अच्छा मिल गया था वहां पे, तिलक रत्ने और जापानीज स्ट्रीट और चाइनीज, ये सब थे वहां पे। और दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमारी रेस लगने से जस्ट पहले वहां पे
4x100 मीटर रिले इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड किया था, पीटी उषा और शाइला मेरी वाइफ और रचिता मिस्त्री, सरस्वती डे, इनका गोल्ड आया था। तो जब गोल्ड आया तो ये मतलब बड़ी खुशी से बाहर जब आया तो हम लोग वाव कर रहे थे, तो एक बड़ी खुशी हुई यार, एक गोल्ड आया इन लोगों का, तो हमें भी कुछ करना है। तो मेरी वहां पे 8वीं लाइन थी, तो 8वीं लाइन में मुझे मैं वहां पे मेरी 4th प्लेस थी, और 8वीं लाइन में मैं वही मैं बताया कि 8वीं लाइन में मैं फर्स्ट 300 बहुत फास्ट लगा गया, फर्स्ट 300 जो लास्ट में मैं फिर, लेकिन मेरी वो मेमोरेबल रेस जरूर थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वहां पे ब्रेक किया था 46, और जब वो 46 ब्रेक किया था, एक लग रहा था कि कभी जब मैं 46 ब्रेक करूंगा तो उसके बाद मैं नेशनल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब एक बैरियर जो था 46 का पिछले 4-5 साल से नहीं टूट रहा था, उसके आसपास दौड़ रहा था, तो वहां पे वो एक बैरियर 46 का टूटा। तो जब वो टूटा उसके बाद तो फिर मैंने 7-8 रेस लगाई हैं 46 के डाउन। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सुगत तिलक रत्ने के साथ जो है आपका राइवलरी काफी सालों तक था, जरा उस राइवलरी के बारे में बताइए, और कैसा था वो एथलीट, एंड क्योंकि बहुत टाइम रेसेस में जो है आप दोनों में जो है माइक्रो सेकेंड की इसमें विनर और फर्स्ट एंड सेकंड का ये आता था। जरा उस रनर के बारे में बताइए, सुगत तिलक रत्ने। सुगत तिलक ने बहुत एक मैं बता सकता हूँ एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट था वो, और 44.59 की उसकी बेस्ट रेस है, जो कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड लिया उसने, एशियन गेम में भी उसने गोल्ड लिया। और फर्स्ट रेस मेरी उसके 95 सैफ गेम मद्रास चेन्नई में हुई थी, फर्स्ट रेस मेरी उसके साथ ही, और उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट था वो, तो ऑलमोस्ट मतलब 47 की रनिंग कर रहा था वहां पे, और उसकी और मेरी चेस्ट फिनिश थी वहां पे 46, वो जो मेरा 47 का बैरियर था फर्स्ट टाइम वहां पे टूटा था, और उनकी रनिंग 46-1 की हुई थी, मेरी 46-1-2 की ऐसे हुई थी, चेस्ट फिनिश थी हमारी, फर्स्ट वो था, सेकंड में था। और उसके बाद फिर काफी रेसेस जैसे एशियन गेम है, एशियन चैंपियनशिप है, तो ये बंदा वहां पे हर रेस में मिलता था बंदा, तो ये ऑलरेडी 45 का बैरियर तोड़ चुका था, ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। तो इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि उसके बाद 95 की जो सैफ गेम थी उसके बाद अगर मेरा बैड लक रहा तो इन बंदों को वहां अमेरिका में ट्रेनिंग करने की मौका मिला, सुशांतिका थी, दमयंती थी, तिलक रत्ने था, तो इनको बहुत कंपटीशन मिले उसके बाद। तो हम लोग यहाँ पे अपने देश में ही कम्पीट करते थे एक दूसरे से, तो शायद मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ ही निकला था, वो इसकी हाइट भी मेरे से कम थी, स्टाइल लेंथ भी मेरे से कम थी, तो मतलब इसने इतना परफॉर्मेंस दी बंदे ने। तो उस टाइम अगर बहुत सारे कंपटीशन मिल गए होते, एक हमारा भी कुछ ग्रुप होता, तो शायद 45 ब्रेक हम भी कर देते वहां पे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे इंडिया में भी सुगत तिलक रत्ने से कोच के साथ एक बार बात हुई थी, तो प्रॉब्लम कहाँ रही है, ट्रेनिंग में कहाँ दिक्कत आई है, और मेरे जो टाइमिंग थे 300 मेरा उससे अच्छा टाइमिंग था, 150 उससे अच्छा था, 120 उससे अच्छा था टाइमिंग, 500 का मेरा उससे अच्छा टाइमिंग था, लेकिन 44.59 की रेस उसने लगाई है। तो फिर एक और लास्ट में जब मैं स्पोर्ट्स छोड़ चुका था, जब मैंने उन चीजों पे स्टडी करी है, जहाँ मैं लोगों से मिला है, जहाँ पता किया कि यार कमी कहाँ रह गई, अगर मेरे तिलक रत्ने से हर टाइमिंग मेरा अच्छा था तो मैं 45 क्यों नहीं ब्रेक कर पाया। उसका रीजन यही था, बहुत सारे, एक तो कंपटीशन, दूसरा क्या था कि आज की जो ट्रेनिंग है 400 की, वो पेस रनिंग के ऊपर चलती है, उसने पेस रनिंग के ऊपर सारी ट्रेनिंग करी है। अगर मैंने एक 60.2 की 500 मीटर लगाई है, तो उसने 3 लगाई है 63 की, जिससे उसे पेस एंडोरेंस स्पीड के साथ एंडोरेंस स्पीड, तो उस टाइप की ट्रेनिंग करी उस बंदे ने, जिससे कि 400 मीटर शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही पेस पे जाए, और उसने इसलिए वो अपना बेस्ट करा। ओके, तो आप दोनों में बात होती थी या बात नहीं करते थे आप लोग? नहीं, बात हो जाती थी, हर जगह बात होती थी, अभी भी बात होती है, हेलो हाय हो जाती है, व्हाट्सएप में चलता रहता हमारा। हाँ, अच्छा, सुशांति का है और दमयंती है, तीनों रनर हमारे टाइम के थे, तो कई जगह मिल जाते थे, तो उनसे होते रहता है। अभी तो प्रेसिडेंट है श्रीलंका का तिलक रत्ने। अच्छा, ओके। तो 1998 जो है वो आपके लिए काफी स्पेशल ईयर है,
जहां पे आपने रिकॉर्ड तोड़ा था मिल्खा सिंह जी का, एंड उस रिकॉर्ड के बारे में बताइए, एंड उस रेस के बारे में बताइए, और कैसा लगा वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए। 98 में मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो जो टारगेट मैंने शुरू किया था, जो मेरा टारगेट बनाया था कोच साहब ने, हरवंश कोच साहब ने, या सभी लोगों ने बनाया था कि यार तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो 98 में क्या हुआ था कि मेरे उससे 2 रेस से पहले एक दिल्ली में लीजो डेविड फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया। और उससे उसके बाद फिर बॉम्बे में रेस हुई है, एक डोमेस्टिक मीट थी, उसमें रामाचंद्रन फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आया। और उसके बाद फिर बाई ईयर हम फ्लाइट पकड़ी है, बॉम्बे कलकत्ता चले गए। तो कलकत्ता में हमारी ऑल इंडिया पुल्स गेम थी वहां पे। तो ऑल इंडिया पुल्स गेम में मैंने 4 दिन कंपटीशन लड़ा, उसमें 200 में मैं फर्स्ट आया था, 400 में आया था, रिले, मतलब बहुत सारा लोड रहता है डिपार्टमेंट का, है ना। डिपार्टमेंट के लिए मेडल लेने हैं, जस्ट फर्स्ट आना है, तो वहाँ टाइमिंग का कोई महत्व नहीं होता, ज्यादा मेडल लेने। तो ओपन इंडिया खत्म होते ही फिर वहां पे इंडिया पुल्स खत्म होते ही वहां पे ओपन इंडिया थी 2 दिन के बाद कलकत्ता में। तो मेरे बहुत सारे कंपटीशन हो गए थे। और दूसरा मुझे ये लग रहा था यार अभी एज भी हो रही है, 27 साल का हो गया है ना, 28 साल का हो रहा, और शादी भी करनी है ना। एक वो भी टारगेट था, वाइफ मेरी वो, जैसे मैं आपसे पहले बात ही करी है ना, फिर रिकॉर्ड तोड़ेगा तभी शादी करेंगे। फिर 2-4 जैसे पंजाब में है, मेरे दोस्त है बहादुर सिंह है, सतबीर है, जैवलिन थ्रोवर, तो ये लोग भी गुस्से में आ गए, कुछ गाली भी दी मेरे को कि तेरे बस की बात नहीं है, अब तू नहीं तोड़ पाएगा। तो एक मतलब बड़ा घर से भी बात हुई, घर से भी बात हुई ना, क्यों भाग रहा है, अगर अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो इनका इनका क्यों रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें थी दिमाग में, और थोड़ी टेंशन भी हो गई थी। और इन्होंने बोल दिया तू खत्म हो गया, पंजाब के जितने ही मेरे फ्रेंड सर्कल था, खत्म हो गया, तेरे बस की बात नहीं है, अभी ये रामाचंद्रन लीजो डेविड आ गया, तू खत्म है। तो वो फिर पूरी रात एक तो मैं वो जो रेस का उसके बारे में सोचता रहा। फिर सुबह जब 4 बजे के बाद मुझे नींद आई थी, 3-4 घंटे में सोया था, लेकिन उसमें भी मैं उसी को श्रेय देता हूँ, जटा शंकर को। उसकी 4th लाइन थी, मेरी 3rd लाइन थी, और 5th लाइन रामाचंद्रन की। सभी ने वहां पे अपनी बेस्ट रेस लगाई थी वहां पे। तो जब मैंने वो रेस मैंने ये सोच लिया था कि मैंने ये रेस जो है अपनी बेस्ट करनी है। तो उसमें फिर मैंने वो नेशनल रिकॉर्ड हो गया। और लेकिन जब नेशनल रिकॉर्ड हुआ तो ऐसे लग रहा था कि यार मैं और अच्छा कर सकता था, मतलब इतनी रिलैक्स रेस। और रेस लगने का रीजन यही था कि उससे पहले मैं 8-10 कंपटीशन दौड़ लिए थे कंटिन्यू 10 दिन के अंदर। ओके। अगर हम सोचें कि बहुत सारे कंपटीशन में बंदा टाइट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप ज्यादा रेसेस लगाओगे आपकी परफॉर्मेंस आती जाएगी। तो वो जो दिल्ली वाला कंपटीशन था, बॉम्बे वाला था, मेरे हमारी ऑल इंडिया पुल्स गेम हुई थी, वो कंटिन्यू 10 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी रेसें लगाई थी। तो वहां पे ओके। वो जो नेशनल रिकॉर्ड हुआ वहां पे, तो वो तो फिर खुशी का बहुत वो आंटी रहा जिसके लिए मैं इतने साल से लगा हुआ था, जब मैं ये काम करना है यार। तो वो फाइनली मैंने वो चीज को फिर अचीव किया। बीच में मुझे ये भी डर हो गया था यार, रिकॉर्ड मैंने तोड़ना है, कहीं ये रामाचंद्र ना तोड़ दे, रिजो डेविड ना तोड़ दे, ये भी मेरे पास आ गया, ये भी मेरे आसपास दौड़ने लग गया। तो इतने सालों अच्छा। से मेरे ऊपर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो मैं सारा श्रेय उन लोगों को भी जाता है इस चीज का कि जो मेरे साथ फाइट हुई है और रिकॉर्ड टूटा। ये कितने साल की मेहनत थी है। इसमें ये एक तो जैसे मैं आपको बताया कि मैं बचपन से ही 400 तो नहीं करी, लेकिन मैंने सारी गेमें करी हैं। तो मैं तकरीबन 10 साल का था जब मैंने ये सब चीजें शुरू कर दी थी, है ना। तो जो मेन 400 है वो मैंने 88 में शुरू कर दी थी, उसके बाद 98 में जाके रिकॉर्ड टूटा है। तो 10 साल मान के चलो, 10 साल की मेहनत थी उस चीज के पीछे। 400 की जो ट्रेनिंग थी 10 साल की थी। और रिकॉर्ड जो है वो 94 में जाके जब मुझे बताया गया, जब मेरी रेस 47 1 की लगी, तो आप कर सकते हो। तो 4 साल उसमें भी लगे, 5 साल बीच में रिकॉर्ड ओके। तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद और एक आपने और एक रेस भागा जहां पे 45.56 आपने किया। तो ये टाइम कैसे मैनेज किया आपने। ये उसके बाद 2 साल के बाद जो इंटरस्टेट थी चेन्नई में, वहां पे भी जो टाइमिंग था वो, उसके बाद मैंने 2-3 रेसें दौड़ अंडर 46 दौड़ चुका था ऑलरेडी।
अब ये हो गया था कि आप अगली रेस जो भी लगाऊंगा मैं 46 तो नहीं जाने दूंगा, 46 के डाउन ही दौड़ूंगा। तो ओके। एक जो हमारा बैच था वो अच्छा हो गया था। वही बैच था, एक लीजो डेविड रामाचंद्रन और जटाशंकर। जटाशंकर जो है उसने 300 तक रेस जो है खींच के लगानी है सबको, मतलब वहीं पे वो खोल देता था। ठीक है, अच्छा। बाकी बाद में भगवान भरोसे होता था, बाकी हम आगे निकल जाते थे, वो फिर थर्ड फोर्थ आ जाता था। अच्छा। तो वहां पे भी सबकी पांचों की 5-6 प्लेयर थे जो वहां पे 2 जने हम लोग 46 के डाउन दौड़े थे। वहां पे नेशनल रिकॉर्ड रामाचंद्रन ने भी किया था, मैंने भी किया था। मैंने 46 ओके। 5-6 की दौड़ा, 45 5-6 की रेस दौड़ा था। रामाचंद्रन ने 7-0 की दौड़ा था। तो ओके। रामाचंद्रन सेकंड था, मैं फर्स्ट था वहां पे। अच्छा, तो तो आपने वो इतने सेकंड साल सेकंड टाइम जो है नेशनल रिकॉर्ड हुआ था वहां पे। अच्छा, और फिर आप अनबीटन रहे नेशनल नेशनल गेम्स में। मुझे ये सवाल पूछना था कि आप इतने साल ड्रीम करते रहे एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वो रिकॉर्ड टूटा मिल्खा सिंह जी का। क्या आप उनसे मिले उसके बाद, जो है रिकॉर्ड तोड़ने के बाद? हाँ बिल्कुल, जब रिकॉर्ड तोड़ा टूटा मिल्खा सिंह जी का, तो उसके बाद उन्होंने बुलाया था चंडीगढ़ में, जैसे हमारा कैंप भी पटियाला में था। तो हमारे कोच जो हरवंश सिंह जी वो भी चंडीगढ़ के रहने वाले थे, तो उनके घर में एक डिनर रखा था उन्होंने। तो वहां पे उस टाइम गए थे। तो जब वो वहां पे मीडिया भी आया था, कुछ न्यूज चैनलों में भी कुछ कटिंग वगैरह आई थी। तो उन्होंने फिर उस टाइम ये बोला था कि परमजीत मैं तेरे को 1 लाख रुपया अभी देता हूँ, जो उन्होंने अनाउंस कर रखा था 2 लाख रुपया। तो अगर आप बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अच्छा करके आओगे 1 लाख फिर दे दूंगा। तो उसमें एक कटिंग में आपको दिखाऊंगा, उनके बेटे ने भी बोला था कि नहीं पापा, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं, रिकॉर्ड बंदे ने तोड़ दिया और आप उनका जो है अमाउंट अगर बोल रखा था उनको दो। तो अमाउंट कोई बड़ी चीज नहीं थी मेरे लिए, ये था कि एक रिकॉर्ड तोड़ना है ना। बाकी ये होता है कि थोड़ा अप्रिशिएट करते उस टाइम वो कि एक पंजाबी बंदे ने पंजाबी का रिकॉर्ड तोड़ा। तो शायद मैं थोड़ा सा जब उन्होंने बोला कि नहीं ये मैं मिट्टी के ट्रैक में भागता था वहां पे ऐसे था, तो थोड़ा सा हार्ट को वो हुआ, चोट पहुंची कि यार जिस बंदे का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इतने सालों से लगा हुआ था, तो वो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने एशियन चैंपियनशिप में भी 45 8-6 की रेस लगाई। अपना सिंगापुर में एक ओके। एशियन चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा, तो मिले कुछ नहीं मिले अभी तक? नहीं, पैसे नहीं मिले। उसके बाद जैसे मेरा रिकॉर्ड बीनू ने, केएम बीनू ने तोड़ा, तो शायद इन्होंने फिर अनाउंस किया कि मैं केएम बीनू को जो है पैसे दूंगा। केएन फिर मैंने बोला मैं केएन बीनू ने भी इंडिया में तोड़ा, कोई बाहर थोड़ी तोड़ा। तो केएन बीनू को जब इन्होंने पैसे दिए, और केएन बीनू ने फिर वहां पे भी केरला की बात है, पैसे देने के लिए जब इन्होंने बोला कि उसको पैसे दूंगा मैं, केएन बीनू ने उस टाइम साफ बोल दिया था कि मैंने परमजीत भाई साहब का रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने आपका नहीं तोड़ा। ओके। अच्छा, तो अभी आगे चलते हैं एशियन गेम्स के ऊपर। एशियन गेम्स काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 3 मेडल्स आप जीते हैं। जरा उस गेम्स के बारे में बताइए, जहां पे आपने मेडल जीते हैं, और कैसा लगा आपको जीतते हुए? एशियन गेम भी एक जैसे हर एथलीट का एशियन गेम या ओलंपिक के बड़े बड़े कंपटीशन है, सपना तो होता ही है वैसा। तो उसमें कोई मेडल आता है तो खुशी तो होती है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एशियन गेम में जब हम वहां पे गए हैं, और उस एशियन गेम में बहुत सारा चीजें जो है वो चीज, जैसे कि मैं नेशनल चैंपियन था, और मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ था। तो एशियन गेम में अगर मैं मेडल लेता हूँ तो वहां पे मुझे अर्जुन अवार्ड मिलता है, और मुझे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमांडेंट डीएसपी की पोस्ट जो है मिलती है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो ये सब चीजें साथ में भी जुड़ी हुई थी कि मैं यहाँ पे मेडल लूंगा तो मुझे ये सब कुछ मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और अपने देश के लिए मैं काम भी अच्छा कर सकता हूँ रेस वहां पे लगाऊंगा तो ये सब चीजें थी वहां पे। जब वहां पे रनिंग हुई है तो वहां पे मेरी इंडिविजुअल में थर्ड प्लेस थी। तो वहां पे भी मैं 45-9-2 की रेस लगाई थी, और रिले हमारी सेकंड थी वहां पे। और रिले में भी एशिया रिकॉर्ड हुआ था, सेकंड थे लेकिन एशिया रिकॉर्ड हुआ था वहां पे। तो वहां पे भी ओके। हमारे 4x4 रिले की बहुत अच्छी टीम थी। और वो जो मेडल था उस मेडल में तो फिर बात ही क्या थी। जब आपका मेडल आ जाता है एक बड़े कंपटीशन में, तो फिर जिस चीज के लिए आपने इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, और अ,
वो मेहनत को आपने अचीव कर लिया तो फिर उसके खुशी तो होती है, मतलब उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ओके, तो आपका टीम कौन कौन थे उस टीम में 4x400 में? 4x400 में जटाशंकर, लिजो डेविड, रामचंद्रन, मैं और दिनेश रावत। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दिनेश रावत दिल्ली का दिल्ली का, प्लेयर था और अच्छा। मैं वहां पे, हाँ, और मैं फाइनल में हीट्स वगैरह में दिनेश रावत भागा था, जैसे कि मैं थोड़ा इंडिविजुअल दौड़ा था वहां पे, तो फिर मुझे रेस्ट दे दी गई थी कि आप फाइनल दौड़ना है। तो हीट्स में दिनेश रावत दौड़ा था, फिर फाइनल में मैं दौड़ा था, बाकी ये तीनों बंदे थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके जो एक ट्रेनी है जासिम जासू, जो आपको हेलो कह रहे हैं, वो भी आपकी बातें सुन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोच है आप, तो आप मैं कोचिंग के बारे में बाद में आप, लेकिन हम करंट जो है हमारा जो 400 मीटर्स नेशनल चैंपियन है मोहम्मद अनस याहिया, उन्होंने हाँ जी, मेरे ख्याल से 5 बार अपना जो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। आप बिल्कुल बिल्कुल। आपने जरूर देखा होगा उनकी रनिंग, क्यों, और जरा आप उनके बारे में बताएं, आप व्हाट डू यू थिंक कि वो अपना रिकॉर्ड कहाँ तक लेके जा सकता है? बिकॉज अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इट्स 43, आपके टाइम पे जो है 43.27 था, उसका जो प्रोग्रेशन जो है बहुत कम है। लेकिन आपको क्या लगता है इनके बारे में, मोहम्मद अनस के बारे में? इनके बारे में एक कह सकता हूँ कि इनकी रनिंग बहुत वर्ल्ड क्लास है, इनकी भी रनिंग, इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है और अच्छी रनिंग करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ इनका जो दूसरे साथी है, राजीव है, अमोज जैकब है और निर्मल है, अभी जो लड़के नए नए आए हैं, इनका एक बैच बहुत अच्छा है। और ये कंटिन्यू ट्रेनिंग एक ग्रुप के साथ मिलके, क्योंकि हमारे टाइम तो 46 के नीचे 2 बंदे आए थे, अभी कम से कम 6 लोग आए जो जो 46 के नीचे दौड़ रहे हैं, आसपास दौड़ रहे हैं। तो राजीव रोकिया भी बहुत अच्छा टैलेंटेड है, उसमें भी बहुत टैलेंट है। तो ये बंदे सारे मिलके एक साथ एक कोच के अंडर ट्रेनिंग करेंगे और एक ही जगह पे रह गए तो कोई बड़ी बात नहीं है 45 ब्रेक करने के लिए, और ये ही कर सकते हैं। रोकिया है, एनएस है, दोनों बंदे 45 ब्रेक कर सकते हैं। और अभी टाइम भी है, अभी इनके पास टाइम भी है और ये कर सकते हैं, और ये लगे रहेंगे तो ये कर देंगे ब्रेक। और बस मेहनत करनी है, अभी यहाँ से पीछे नहीं हटना। अगर ये पीछे हट जाएंगे तो एक एक ऐसा बैच है, शायद हो सकता है फिर पीछे फिर 46 में चले जाए 400। अगर ये 45 का बैरियर एक इनमें से कोई भी एक बंदा ब्रेक करता है तो फिर वो एक टारगेट हो जाता है, दूसरा नए बंदे का ओके, वो एक टारगेट हो जाता है कि यार अभी इतने की रनिंग हुई है, ये करनी है। जैसे हमने वो एक टारगेट बनाया था 47 का बनाया था, उसके बाद 47 का बैरियर तोड़ के 46 का टारगेट बनाया था। तो अब जो नए लड़के आते हैं उनको टारगेट का मालूम है कि ये टारगेट है। हमारे सामने कोई टारगेट नहीं था, हमारे सामने एक मिल्खा सिंह का टारगेट था, वो हमने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन रनिंग तो हमारी 48 से 50 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचे हम। लेकिन ये बंदे जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, इनकी अब स्टार्टिंग ही 48 से होती है या 47 से होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो ओके, 45 का है। तो अब इनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बंदे जो है इनसे फोन पे बात होती रहती है, फोन भी आते रहते हैं, मैं भी इनको इनको बोलता रहता हूँ कि आप लोग कर सकते हो, और 45 का कम से कम अब यहाँ तक पहुंचे हो तो 45 को ब्रेक करो। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक टारगेट रखते जाओ। ओके। ये भी है कि ये जो रिकॉर्ड जो है मिल्खा सिंह जी के बाद जो है, वो रिकॉर्ड जब आपने तोड़ा उसके बाद आपने एक नया टारगेट रखा लोग, और वो जो कम होते गया ना, काफी उतना टाइम तक रहा नहीं उस रिकॉर्ड पे। वो तकरीबन मेरा रिकॉर्ड तकरीबन 5-6 साल चला, उसके बाद फिर जैसे बीनू आया, फिर रोकिया आ गया, ये एक बैच आया उसके पीछे। मैं बताया ना कि एक टारगेट जब आप रख देते हो तो वो फिर बंदे को वो दिखाई देता। अब नए 400 जनरेशन जो आएगी उनको वो टारगेट दिख रहा है, हमारे आगे टारगेट नहीं था कोई। हमारे आगे टारगेट तो 48 का टारगेट था, और उससे पहले शायद उदय के प्रभु साहब ने और अर्जुन दुबैया ने 47 3-4 की रनिंग करी थी, मेरे आने से भी 5-6 साल पहले की बात है। तो कोई टारगेट नहीं था वो उस टाइम जो 47 में रनिंग कर रहा था वही बहुत बड़ा माना जाता था कि वो 47 में रनिंग कर गया है बंदा। तो वो एक टारगेट बनाते आए हैं, टारगेट बनाते आए हैं। अब इनका जो टारगेट है, जैसे शॉर्ट पुट भी है, शॉर्ट पुट में बड़ा अच्छा कर रहे हैं सब लोग। जैवलिन का एक टारगेट बनाया बंदे ने, और उससे पहले भी जैवलिन में भी काफी अच्छे लड़के, हमारे टाइम भी सतबीर था, दलजीत था, बिश्नोई था, ये सारे 76-78 वाले 80 मीटर तक मारी इन लोगों ने भी। तो
जब तक आप एक टारगेट सेट नहीं करते। अब 400 का क्या है, 400 का एक टारगेट बन गया कि 46 कुछ नहीं है, अगर दौड़ना है तो 46 के डाउन दौड़ना है। तो जैसे ये बंदे 45 को ब्रेक कर देंगे, चैनल ब्रेक कर देंगे, तो टारगेट वहीं फिक्स हो जाएगा। नई जो जनरेशन आएगी वो अच्छा करेगी। लेकिन आप जो है काफी नाखुश थे, मतलब कि जब हमारे जो 400 मीटर्स के टैलेंट पूल देखे बहुत छोटा है ना, ये जो है ये जो हमारा टैलेंट पूल है 400 मीटर्स का, वो सिंगल हाँ जी। डिजिट में, मतलब 9 लोग है या 7 लोग है। ये डबल डिजिट कब बनेगा? बिकॉज आपके टाइम से भी वो आप कहते हैं कि 3-4 लोग ही थे, लेकिन ये टैलेंट कितना कम क्यों है हमारा 400 मीटर्स में? ये अभी आगे आगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यहाँ अपने विंग्स है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहां से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे हर इवेंट के अंदर कम से कम 100 बंदा, 150 बंदा या 100 बंदा इन इवेंटों में आने चाहिए, तभी तो आगे परफॉर्मेंस आएगी। मैं ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर 5, 7, 8, 10 आते गए, ये भी कोई जो आर्मी के हैं या कोई फोर्सेस के बंदे हैं वो होते हैं मैक्सिमम, या रेलवे के होते हैं। तो मैं यही कहना ओके। चाहूंगा कि बहुत सारे बढ़ चढ़ के उस इवेंट्स में हिस्सा लें, उस इवेंट्स में आए। जो भी जिसका भी जो इवेंट है उसमें एक 50-50, 100-100 लोगों का एक बैच आए, तो तब जाके एक ब्रेक होएगा। आगे अगर वही चीज रही तो 5-6, 5-7, 5-7, 8-10, तो उन्हीं में से कंपटीशन चलता रहेगा। ओके, थैंक यू। तो इनको ये लाने जो के लिए, इनको लाने के लिए स्कूल लेवल पे हमें एफर्ट्स करने होंगे। जहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है बच्चों की, प्राइमरी से ही ये सब चीजें जो है, टीचर्स से, वहाँ पीटीआई होते हैं, वहीं से इस चीजें जो है जाके अवेयरनेस उनके दिमाग में डालनी पड़ेगी कि ये जो 400 है, या 400 क्या, इवन सभी इवेंट्स ऐसे ही हैं। 400 में तो ओके। फिर भी 8-10 प्लेयर हैं, जो लड़कियों में भी 100 मीटर में आपको 5-7 मिल जाएंगे। थ्रो में तो 3-3, 4-4 ही होते हैं जो टॉप में चले गए, बाकी पीछे कुछ नहीं है फिर उसके बाद। तो उसके लिए हमें स्कूल लेवल पे, छोटे लेवल पे सोचना पड़ेगा, जहां से हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन तैयार करके आगे दें, तो तब जाके आएंगे वहां। ओके। अभी जो है कैसा चेंजेस, क्या कौन कौन से चेंज हैं आपके टाइम में जब ट्रेनिंग करते थे, तो अभी के जमाने में आपने, अभी क्योंकि अभी आप कोच भी हो, तो आपने क्या चेंजेस देखा ट्रेनिंग में? क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग जो है सभी लोग ऑलमोस्ट सेम करते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यूरोप में लोग, बिकॉज अभी ट्रेनिंग जो रेजिमेंट जो है वो काफी, इंटरनेट है तो काफी आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं ये एक 15-20 सालों में ट्रेनिंग में 400 मीटर्स के लिए? ट्रेनिंग में हमारे टाइम एक तो बड़ा पॉइंट लगा लो, या माइनस लगा लो, या प्लस लगा लो, कि उस टाइम एक ये था कि मोबाइल का जमाना नहीं था उस टाइम। नेट नूट ये सब चीजें बंदे नहीं देखते थे, अपनी ट्रेनिंग करी और अपना खाया पिया और सो गए। आए ग्राउंड में अपना खाया पिया और ट्रेनिंग करी और सो गए। ठीक है। उसके बाद जो अभी अभी का टाइम है, आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, और कौन सी डाइट खानी है, सब चीजें सामने आ जाती है आप जब खोल लेते हो उसको। तो हमारे टाइम भी बताते थे सब, न्यूट्रिशन वगैरह वहां पे थे उस टाइम। लेकिन अभी क्या है, अभी डाइट का जो सिस्टम है कैंप्स वगैरह में, फैसिलिटीज भी बढ़ी हैं। सभी कमरे 5 स्टार हो गए हैं, एसी लगे हुए हैं वहां पे। तो हमारे टाइम तो कूलर कलर वगैरह भी मुश्किल से मिलते थे वहां पे। तो ये सब चीजों का काफी बहुत फर्क बढ़िया। पड़ा है। हाँ तो आप कोच के तौर, मैं बोल, परमजीत सिंह जी कोच के तौर पे हो? कोच के तौर पे हम अभी अपने डिपार्टमेंट में यहीं पे कोचिंग देते हैं, और उसके साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है, मतलब दो दो चीजें हैं यहाँ पे। और ओके। बाकी ये है कि हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो हमें यहाँ अभी आज की डेट में जो है, हमारे पास एथलीट है यहाँ पे, नए एथलीट हैं, और हमारे उनको हम तैयार कर रहे हैं। और कोशिश, उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में हम कोई चैंपियन निकालें 400 मीटर में। ओके, बाकी फोर्सेस ठीक है। में क्या होता है, साथ साथ में आपको ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो थोड़ा ध्यान उधर भी चला जाता है। तो ये जो है आपसे अभी बहुत सारी बातें हुई, काफी मोटिवेटिंग लगा। अब ऑलमोस्ट 1 घंटा हम बात करते हुए, और मैं अपना जो आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 9 o'clock है। आपने कहा कि घर तो सभी को जाना है, सही है, मैं तो घर पे हूँ, लेकिन आपको जाना है, तो मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस
देना चाहते हो अगर वो आपकी तरह अच्छे एथलीट बने? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मेहनत, शॉर्टकट कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे आप। और कोई आप टारगेट रखिए, जो भी आप इवेंट्स कर रहे हो उसका एक टारगेट बनाइए। छोटा टारगेट नहीं बनाना, टारगेट हमेशा अचीव करने के लिए बड़ा टारगेट बनाना है। ये जैसे एक छोटा टारगेट बना दिया कि मैं ये करना, इतना रनिंग करूंगा, इतना, वो कभी नहीं बनाना। अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखिए और तब आप आगे बढ़ोगे। और शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए और आगे डेफिनेटली आप आगे जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच परमजीत सिंह जी, आपने हमसे बात किया और आपका टाइम हमारे साथ बिताया। थैंक यू राजेश भाई, और सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत सारे बहुत लोग हो रहे हैं। धन्यवाद। तो आप स्टूडियो में, ओके, आप स्टूडियो में बने रहिए। तो मैं जरा अपने ऑडियंस बोल देता हूँ, आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट। थैंक यू tuning in. I'm sorry the internet is acting funny, but it was so nice to hear Paramjit Singh ji. बहुत अच्छा लगा उनसे बात कर कर। ये सिलसिला of motivating athletes through our my page All India Runners Motivation जारी रहेगा। Next week जो है we would have another great athlete coming in. Her name is Jyoti Sikdar, and I'm sure you all know about her. She has given me her time to talk to her, and we're going to do the interview on 22nd. Anniversary special जारी रहेगा। और Monday we have got one more not interview, it's more of a talk on running. प्रभाकर राव जी है जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कोच है, रेलवेज के धावक है काफी पुराने, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कोच है, वो भी आएंगे और वो भी आपसे आपको रनिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल जस्ट थैंक मिस्टर परमजीत सिंह जी। सो थैंक्स फॉर कमिंग इन एवरीवन।